मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड सम के थर्ड पार्ट तक सॉल्व किए थे। तो सेकंड सम में करना क्या था, एक्स वाई जेड का मेजर फाइंड करना था, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो रह गया था कल हमारा वीडियो में, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो आगे सम है, कुछ सम आगे वाले भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह से आपको क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो इसका नेम रख लेते हैं हम ABCD। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमें एक्स वाई और जेड का क्या फाइंड करना है, मेजर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। हमें तो क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, ये एंगल्स है ना, तो हमें एंगल से लेना देना है बस। तो देखो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, दैट मीन्स एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। लिख दिया हमने, इसका रीजन भी लिख दिया। अभी हम बी को डी के इक्वल क्यों बोल रहे हैं, तो b तो 80 डिग्री है, दैट मीन्स ये y भी क्या होगा, 80 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 80 डिग्री। y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अगर हम देखें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। या फिर आप इन दोनों को ले लो, क्योंकि ये आपको पता है 80 है, तो 80 और x मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जिन भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो उन्हें सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 80 डिग्री। एंगल A क्या है, x है ना, और B क्या है, 80 डिग्री, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 उधर माइनस होगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। अगर x 100 डिग्री हो गया तो यहाँ पर हमें पता है पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 100 है तो दैट मीन्स ये वाला 100 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अंदर की बात करनी है ना हमें, तो अगर ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर ये 100 हो गया तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा देंगे, z प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल C। एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होंगे, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, क्या लिखोगे, यही वाला, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम लिख दोगे। दिस इम्प्लाइज, फिर आगे क्या लिखोगे, फिफ्थ फिगर पर मूव करते हैं। पिताजी जितनी मैं कर रही हूँ ना, अगर उन्होंने मेरे पैसे खाए पिताजी, मैं आप पे छोड़ रही हूँ सारा कुछ। एक पैसा ना बचने देना, एक पैसा। बहुत पिताजी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो देखो एक एंगल तो हमें सीधा सीधा ही पता चल रहा है, कैसे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो एंगल B और एंगल D इक्वल ही होगा। तो हम क्या लिखते हैं, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, तभी तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अब एंगल बी तो 112 है, दिस इम्प्लाइज एंगल डी यानी कि वाई कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख दो। यहाँ पर देखो एंगल बी की जगह 112 लिख दो, इक्वल्स टू एंगल डी कितना है, वाई। दिस इज दैट मीन्स इस तरह से लिख देना, हैंस वाई इक्वल्स टू 112 डिग्री। ठीक है जी, हमें वाई की वैल्यू पता चल गई, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब और देखो आपको ये भी तो पता है ना कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो एंगल ए क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ आप। एंगल ए पूरा चाहिए ना हमें, तो इतना इतना तो 40 है और इतना इतना क्या है, जेड, यानी पूरा हमें ए एंगल चाहिए तो 40 प्लस जेड हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इतना इतना 40 गिवन था, ए एंगल चाहिए पूरा तो ये 40 प्लस जेड हो जाएगा। अब हमें पता है ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये रीज़न लिख देना। अब देखो एंगल ए कितना है, 40 प्लस जेड पूरा लेना है हमें, तो 40 प्लस जेड है। एंगल बी कितना है, 112 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो जेड चाहिए हमें, 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 152, इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152। जेड का मेज़र कितना आ गया, 7 माइनस 5 28 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो z है ना, ये कितना हो गया, ये सिर्फ z इतना इतना, ये z है, ये 28 है। अब हमें क्या बताना है, x बताना है। अब ये x कैसे बताएं, अब देखो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है ना इस तरह से और बीच में कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और जो कि इक्वल होते हैं। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ना, तो DC और AB क्या है, पैरेलल लाइन है, इस तरह से DC और AB, और बीच में क्या है, देखो ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है इस तरह से, तो ये वाला एंगल यानी कि यहाँ पर देखो ये x लिखा हुआ है और इधर साइड क्या लिखा हुआ है, ये इतना इतना z लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी x और z भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो तो इक्वल ही होंगे फिर। तो हम क्या लिखेंगे, देखो x विल बी इक्वल्स टू z, x और z के इक्वल होगा, क्यों, रीज़न बताना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब z तो आपको पता है 28 डिग्री आया है, दिस इम्प्लाइज x भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सम हो गया। अब आगे देखो आप थर्ड सम, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है, इफ़ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कह रहा है कि ध्यान से देखो आप क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से मान लो, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता पैरेललोग्राम है, काइट है, ट्रेपेजियम, कुछ भी है, हमें नहीं पता अभी तक। वो कहते हैं कि इसका नेम क्या है, ABCD है, बस एक बार के लिए क्वाड्रिलेटरल है। कहते हैं कि अगर मैं आपको कह दूं कि एंगल कौन कौन से दिए थे इसने, एंगल D प्लस B, ये कह रहा है कि अगर मैं आपको कह दूं कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री है,
तो क्या आप इसे पैरेललोग्राम बोल दोगे क्या? क्या इतना बोलना इनफ है इसे पैरेललोग्राम बनाने के लिए? देखो पैरेललोग्राम तो तीन होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। पैरेललोग्राम की तीन काइंड है। अगर मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में बात करूं तो स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। डी और बी देखो ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रही है। स्क्वायर में तो हो जाता है ऑपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री और वो पैरेललोग्राम भी है। रेक्टेंगल में भी हो जाता है ऑपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री सम। लेकिन हमें इसकी साइड्स के बारे में तो कुछ नहीं पता ना। जब हमें साइड्स के बारे में नहीं पता, देखो केस तो दो ही हैं, या तो स्क्वायर में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है या रेक्टेंगल में। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना साइड्स के बारे में पता कि वो इक्वल हैं या ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इससे हो भी सकता है वैसे तो, अगर ये कह देता ना कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है और इनका सम 180 डिग्री है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये डेफिनेटली पैरेललोग्राम है। लेकिन हाँ, हो भी सकता है बट इट नीड नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर ये इक्वल हुए और इनका सम 180 डिग्री हमें बनाना हुआ, जैसे कि ये बोल रहा है, तो 90-90 ले लेंगे और 90-90 में कौन से में होता है? स्क्वायर या रेक्टेंगल में तो पैरेललोग्राम तो बन ही जाता है ये। ठीक है, तो हो भी सकता है, लेकिन ये जब इक्वल होंगे ना तभी हो पाएगा। तो हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। हो तो सकता है लेकिन कब? जब ये दोनों इक्वल बोलेगा हमें तब। इट कैन बी अ पैरेललोग्राम बट इट नीड नॉट टू बी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, जो हम सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है। कहते कि अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो पैरेललोग्राम बन जाएगा? इफ़ ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी और डी सी दोनों ही क्या हो जाए? 8 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों बराबर हो जाए, 8-8 की हो जाए। और ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.5। ए डी कितना हो जाए? 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। ए डी और बी सी कहता है ए डी 4 और बी सी 4.5, तो क्या इसे पैरेललोग्राम बोल दोगे? देखो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये तो ऑपोजिट बराबर हो गई, ये तो ऑपोजिट बराबर ही नहीं हुई, तो इसे हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे। अगर ये कंडीशन देता है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम में तो क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आ रही, तो पैरेललोग्राम कहाँ से हुआ? इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम because opposite sides are always equal in parallelogram, but यहाँ पर क्या हो रहा है? बट हेयर ऑपोजिट साइड्स कौन सी बराबर नहीं है? ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ पर तो बराबर आ ही नहीं रही, क्योंकि ए डी 4 बोल रहा है, बी सी 4.4 बोल रहा है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब थर्ड पार्ट देखो, ये कह रहा है कि क्या ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो सकता, सॉरी, क्या एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है? इफ़ एंगल ए 70 हो, एंगल सी 65 हो, यानी एंगल ए 70 और एंगल सी क्या हो जाए? 65 हो जाए। यही दे रखा है ना। तो एंगल ए कौन सा है? ये, और सी कौन सा है? ये, यानी ये 70 ये 65। क्या तो पैरेललोग्राम बोल दोगे? देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल पैरेलल होती हैं, साथ में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। वो तो बोल रहा है ये 70 हो जाए, ये 65 हो जाए, तो गलत है ना।
तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। बिकॉज क्या रीज़न है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम, आर ऑलवेज इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे, ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। बट यहाँ पर क्या है, बट हेयर एंगल ए और एंगल सी तो बराबर ही नहीं आ रही है, ऑपोजिट ही तो है, बट हेयर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी।